हे गाइस, कैसे हैं? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग लाइव आ जाएं बच्चों, आपका क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। आज का क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, एक ऐसा टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट को जानकारी होना चाहिए। डे टू डे लाइफ में इसका यूज तो है ही, इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ इस टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्यों नहीं चैप्टर को हम लोग धमाकेदार तरीका से करेंगे, है ना बच्चों। जिस तरीका से हमने आपको सेल पढ़ाया, सेल के बाद सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन पढ़ाया, वो दोनों चैप्टर बायोलॉजी का बेस चैप्टर माना जाता है। तो वो चैप्टर आपको कंप्लीट करके आज का क्लास करने आना था, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे कंप्लीट करके आए होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपका कमेंट रीड कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद देख लेता हूं ऑडियो वीडियो प्रॉपर है कि नहीं, उसके बाद क्लासेस अपना करेंगे कंटिन्यू, है ना। एक मिनट, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट वीडियो को थम्स अप करके अपना अटेंडेंस लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर सेशन स्टार्ट करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होगा। बहुत सारे डाउट जो आपके डे टू डे लाइफ में आते होंगे, सर हम लोग जो खाना खाते हैं वो कैसे पचता है, ठीक है। जो हमारा स्टोमच है यानी हमारा आमाशय जो है वो कैसे काम करता है। क्या सर हमें जब कभी हिचकी भी आता है तो हिचकी क्यों आता है। डे टू डे लाइफ में जो प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं उसका भी जवाब आज आपको इस सेशन में मिलने जा रहा है ना। तो एक बार ऑडियो वीडियो, चलिए ऑडियो वीडियो बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार, माफिया बाबू, आरुषि, दीपक सेंटर कोचिंग सेंटर, मणिकांत, माफिया बाबू, तनु परवीन, प्रीति, नीतीश कुमार यादव, सर आज हम सब नाराज हैं, दीपिका भारती, 35 विकास। देखिए नाराजगी मत कीजिए, नाराजगी हमारे में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू आया था, इसीलिए आपका क्लास डिले हुआ। हम बिल्कुल टाइम पे आ चुके थे स्टूडियो में बच्चों, ठीक है। हमारे तरफ से कोई नाराजगी नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जब कभी टेक्निकल इशू आता है तो वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेंगे, क्योंकि ये आपका परिवार है यार, ठीक है। ऐसे लेकर चलिए स्टडी इंडिया अड्डा, आप एक स्टडी इंडिया ऑडियंस हो, ठीक है। यानी ये आपका परिवार है, आपका फैमिली है, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन दिखाइए, है ना। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि स्टडी इंडिया अड्डा का जो सिलेक्शन गारंटी बैच था, अपार सफलता रैंकर्स बैच के बाद सिलेक्शन गारंटी बैच जो स्टार्ट हुआ था, उसका आज लास्ट डेट है, आखिरी डेट है। तो जो बच्चे इनरोलमेंट नहीं लिए हैं वो इनरोलमेंट करवा ले। कहां से? स्टडी इंडिया अड्डा से। आपको 50% का ऑफर चल रहा है, ठीक है। और मेरा नाम लेकर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो और ज्यादा आपको ऑफर मिलेगा, यानी कुछ और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कौन सा एप्लीकेशन? स्टडी इंडिया अड्डा, ठीक है बच्चों। यहां से जल्दी जाकर जो इनरोलमेंट करवा लिए हैं उनको कोई जरूरी नहीं है। क्या सर यहां पढ़ने से क्या फायदा होगा? बहुत बेनिफिट होगा। यहां पे जो भी कोर्स चलता है एप्लीकेशन पे वो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स होता है, यानी कहने का मतलब जो आपका सिलेबस दिया गया है बीसीईसीई के तरह के द्वारा, जो डीसीईसीई जो आपका कंडक्टिंग बॉडी है उसके द्वारा जो सिलेबस दिया गया है वो प्रॉपर सिलेबस एक सीक्वेंस में अलग अलग फैकल्टी मेंबर यानी टीचर के द्वारा करवाया जाता है। उसके साथ साथ वीकली टेस्ट भी होता है, यानी टेस्ट भी देने को आपको मौका मिलेगा। और कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होगा, वो अभी नहीं, जब सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में वहां पे हजार बच्चे पार्टिसिपेट लेकर टेस्ट देते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो नए बच्चे हैं उन लोग के लिए इंफॉर्मेशन था, ठीक है। और जिनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नीचे नंबर है 8544615352, उस नंबर पे कॉल करेंगे, उसके बाद आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा। आइए लेट्स बिगिन द सेशन विद फुल ऑफ एनर्जेटिक, यानी आपका जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। आज वैसा टॉपिक बायोलॉजी का है जिसे हम लोग बात करें तो ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। जिसे अगर हम लोग एनसीईआरटी की बात करें, 11th की एनसीईआरटी की, तो आपको वहां पे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन करके चैप्टर आएगा, यानी पाचन के साथ साथ अब्जॉर्प्शन, है ना बच्चों। तो चलिए पूरे चीज को समझते हैं कि ये जो हमारा शरीर के अंदर जो कुछ मैकेनिज्म है वो कैसे काम कर रहा है। वो सारे मैकेनिज्म हम आपको समझाएंगे आज के वीडियो से, ठीक है। आज
आई थिंक 3D स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन अगला क्लास जो होगा चैप्टर का उसमें हम लोग 3D स्ट्रक्चर भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आइए लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है, यानी पाचन तंत्र जो स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है। देखिए सारा चीज हम आपको इंग्लिश में लिखकर पढ़ाएंगे, सारा कुछ हिंदी में समझाएंगे, जो टर्म लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे ताकि वो टर्म आपको इंग्लिश में भी समझ में आए। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आपको सारा जो मटेरियल मिलेगा वो हिंदी में मिलेगा। क्या सर? मटेरियल जितना भी पीडीएफ मटेरियल है वो हिंदी में मिलेगा। क्या सर ये मटेरियल हमको डिक्टेट नहीं करवाएंगे? डिक्टेट भी करवाएंगे। पहले हम डायग्राम के मदद से आपको समझाएंगे, उसके बाद ये मटेरियल आपको डिक्टेट करवाएंगे कि भाई होमोडोंट क्या होता है, हेट्रोडोंट क्या होता है, डाइफोडोंट, मोनोफाइडोंट, ये सब क्या होता है, सारी जानकारियां जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को टिल लास्ट तक देखेंगे तब जाकर समझ में आएगा। पूरा यहां से स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे और टिल लास्ट तक, जहां से आप खाना खाते हो और जहां से खाना निकालते हो वहां तक का अध्ययन को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में अध्ययन करते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम है जी। रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसमें श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसी तरीका से एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, जिसे में हम लोग बात करते हैं किडनी के बारे में, यूरिन का एक्सक्रीशन कैसे होता है ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी तरीका से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें प्रजनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारा टॉपिक आएगा बारी बारी से, अभी नहीं, ये सारा टॉपिक आएगा बारी बारी से। ठीक है, तो आइए लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहला बात करें, आप लोग रेडी हो बच्चों? सभी लोग रेडी हो? आई थिंक यू आर न्यू। सभी लोग रेडी हो? एक बार बता देना सभी लोग रेडी हैं। मेरे पास कमेंट क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, चलिए रिफ्रेश कर लिए। रेडी हो सारे बच्चे? रेडी हो? एक मिनट बच्चों, एक मिनट, मैं कमेंट आपका रीड कर लेता हूं उसके बाद, है ना। हर एक चीज, हर एक डाउट आपको मैं समझाऊंगा जी, हर एक डाउट मैं आपको समझाऊंगा। चलिए सर बिल्कुल रेडी है और बच्चे भी आ चुके हैं। आइए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से आप लोग क्या समझते हैं? डाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं बच्चों? जरा मुझे बताएंगे कि डाइजेशन के मतलब आप लोग क्या समझते हैं। थोड़ा सा कुछ जानकारी आपके पास हो तो मुझे बताने का कोशिश करेंगे, मुझे थोड़ा सा खुशी होगा, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप क्या समझते हैं? अपने तौर पे कुछ बच्चे जवाब देंगे, मैं आपका जवाब यहां पे लूंगा, उसके बाद मैं खुद बताऊंगा कि डाइजेशन का मतलब होता क्या। ठीक है, आइए बताइए जल्दी से। सर कोई मुझे बताएगा क्या चीज का क्लास चल रहा है? आई एम न्यू स्टूडेंट। ये क्लासेस बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम जीएनएम जो कुछ होता है, बीएससी नर्सिंग, एएनएम जीएनएम नर्सिंग का जो जितने भी ब्रांचेज है, लैब टेक्नीशियन, है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर कोई करना चाहता है, बीएससी एग्रीकल्चर, उसके लिए बहुत ही कारगर क्लासेज है। ठीक है, ये क्लासेज 12th का एनसीईआर, 11th का एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे आज का क्लासेज में। यानी जो बच्चा 12th बोर्ड, 11th बोर्ड में पढ़ाई कर रहा है, इनफैक्ट उसको बाद में एग्जाम देना है, तो वो भी ये क्लासेज ले सकता है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो क्वेश्चन करवाया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग क्लास लेकर चल रहे हैं पैरामेडिकल का। आइए बताइए जल्दी से। सर यूपी वालों के लिए भी है? हाँ बिल्कुल, यूपी वालों के लिए भी है, बिहार वालों के लिए भी है, झारखंड वालों के लिए भी है। एनसीईआरटी के नाम सुने हो? एनसीईआरटी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बुक चलाया जाता है हर एक क्लास में। ठीक है, हर एक क्लास में एनसीईआरटी का किताब आता है, जो गवर्नमेंट किताब होता है, ऑफिशियल किताब होता है, वो रामबाण होता है। यानी उस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट जो क्वेश्चन सेट करती है वही किताब से सेट करती है। बाकी जितने भी पब्लिकेशन है वो उस किताब के बेसिस पे लाया जाता है। ठीक है, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम हो, कितने भी बड़ा लेवल का एग्जाम हो, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन भी एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं, एनसीईआरटी का एक टॉपिक आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए। सर टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, क्लास स्टार्ट। ये बिल्कुल क्लास स्टार्ट है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए, है ना,
मजे में चलेंगे। खाना को पचाने पाचन कहलाता है, ठीक है, यह भी सही है। लेकिन हमारा डिफिनेशन सुनिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स में, उसी को डाइजेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारा रोल प्ले करता है, कुछ एंजाइम आएगा, है ना, कुछ एंजाइम आएगा, कुछ मेथड होगा, बायोकेमिकल मेथड होगा, वो सारे कुछ हम लोग बात करेंगे। यानी कहने का मतलब, हमने जो खाना खाया, ठेठ भाषा में समझिए, हमने जो खाना खाया, रोटी खाया, चावल खाया, एक तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जब वो डाइजेशन होता है तो वो बिल्कुल जो है एकदम छोटा छोटा पार्टिकल में निकलता है, ठीक है, जिसे हम लोग फीसेज बोलते हैं। हिंदी में उसे मल बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फीसेज बोला जाता है, ठीक है। खाना खाते हैं, कितना बड़ा बड़ा रोटी और निकलता है, देखते हैं कैसा निकलता है। तो डाइजेशन जनरली यही है। यानी कहने का मतलब साहब, बड़ा मॉलिक्यूल्स को छोटा छोटा पार्टिकल में कन्वर्ट करना। इसमें बहुत सारा मेथड है भाई, बाइल का सिक्रेशन होता है, पैनक्रिएटिक जूस आता है, इंटेस्टाइनल जूस आता है, छोटी आंत की रोल होती है, बड़ी आंत की रोल होती है, हर एक चीज तो बात करेंगे, ये चैप्टर तो वही चीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो थोड़ा सा और बेसिक बात कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अपना डिफिनेशन हो गया, देखिए, हाँ, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा बच्चों। अब खाना की बात आया, ठीक है, खाना की बात आया, ठीक है, खाना की बात आया, तो खाना की बात हम लोग समझते हैं एकदम बेसिक। देखिए, जो डे टू डे लाइफ है, डेली डेली जो लाइफ है, हम लोग जनरली हम लोग तीन चीज का सेवन ज्यादा करते हैं। किस चीज का सर? प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्वेश्चन पूछा हुआ है साहब, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो सेवन है वो हम लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो क्यों ना सर इसे मेजर कंपोनेंट लिख दे? बिल्कुल, फूड का मेजर कंपोनेंट है सर। हमको तो प्रोटीन नहीं दिखता है, हमारी जो मम्मी खिलाती है वो चावल बोलती है, दाल बोलती है ना, सब्जी खिलाती है। अरे बच्चों, उसमें जो जनरली प्रोटीन ही तो होता है, जो आपका शरीर है वो ऑब्जॉर्ब करता है, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट को ऑब्जॉर्ब करता है। बाकी जितना मटेरियल उसको बाहर कर देता है, भैया जाइए आप जहां से आए थे, है ना। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की तो बात हो गई, ये आपके शरीर का मेजर कंपोनेंट है। यानी सबसे ज्यादा मात्रा में आप जो लेते हैं फूड में, वो ये लेते हैं। इसके साथ साथ दो कंपोनेंट और है साहब, विटामिन और मिनरल्स, है ना। विटामिन एंड मिनरल, दो और कंपोनेंट्स है। यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चों, स्मॉल क्वांटिटीज में इसकी रिक्वायरमेंट होता है। क्या सर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट की से ही हम लोग रह सकते हैं, विटामिन और जो मिनरल है उसकी जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पांचों कंपोनेंट आपके शरीर में होना चाहिए, प्रॉपर मात्रा में होना चाहिए, तभी जाकर आपका शरीर एक हेल्दी बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा पूछेगा? यहां से क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट रहेगा पहला ऑप्शन, तो आपको लगा कर आना है। एक प्रश्न यहां से बनता है। चलिए थोड़ा सा और बेसिक बात करते हैं। हम लोग जो भोजन खाते हैं साहब, वो भोजन क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है? हम लोग जो भोजन खाते हैं वो जनरली हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी के साथ साथ और क्या करता है सर? एनर्जी के साथ साथ ग्रोथ का प्रोवाइड करता है। ग्रोथ कहने का मतलब टिश्यू का ग्रोथ, है ना बच्चों, टिश्यू का ग्रोथ या फिर रिपेयर ऑफ टिश्यू। हमने सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में आपको बताए थे कि एक सेल जो है अगर डैमेज हो जाता है तो वो कैसे रिपेयर होता है, उसमें ग्रोथ कैसे होता है। तो वो जितने मैकेनिज्म चल रहा था वहां पे, वो सब मैकेनिज्म चलाने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स के जरूरी पड़ता है ना। ये सारा चैप्टर पिछले सारे चैप्टर से लिंक हो गए। एनर्जी के साथ साथ हम लोग ग्रोथ के साथ साथ रिपेयर ऑफ टिश्यू, रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू कहने का मतलब उत्तकों, है ना, उत्तकों का रिपेयर करना, है ना। रिपेयर करना मतलब फिर से निर्माण करना, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ग्रोथ मतलब वृद्धि, रिपेयर ऑफ टिश्यू,
ये समझ में आ गया कि फूड की जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सर, जो हम लोग भोजन लेते हैं उसका शरीर में यूज क्या है, इतना तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है बच्चों बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करना सिंपल और अब्जॉर्बल फॉर्म। मेरा हर एक बात को समझना, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिसमें ये जो हम लोग खाना खाते हैं वो सब आ गया, उसको सिंपल यानी छोटी छोटी अब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसी को डाइजेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। लेकिन जनरली हम लोग बोल देते हैं जो खाना खाए पच गया वो डाइजेशन हुआ, है ना। आगे बात करेंगे, कुछ कुछ बीमारियां हैं जैसे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, है ना, ये सारी बीमारियां की जानकारी आपको दिया जाएगा इस चैप्टर में। क्या होता है जॉन्डिस के केस में, क्या होता है, ये सब ये चैप्टर का डिसऑर्डर है। जिस तरीका से पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि कुछ मेंडलीव साहब का भी डिसऑर्डर था, मतलब वो नहीं समझा पाए थे, उसी तरीका से यहां पे डिसऑर्डर कहने का मतलब इस सिस्टम अगर खराब हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां आएंगी, उसी को हम लोग डिसऑर्डर बोलते हैं। एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है साहब? जेनेटिक डिसऑर्डर ये होता है, अब क्या जेनेटिक डिसऑर्डर समझिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यानी वैसा बीमारी, नहीं मेरे पास नहीं है, वैसा बीमारी जो आपके माता पिता से आया है उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। वो कहां पढ़ेंगे साहब? वो जेनेटिक चैप्टर जब स्टार्ट होगा आपका, वहां पे हम लोग वो चीज को पढ़ेंगे। आया समझ में? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, इसमें बहुत सारे चीज के नया नया जानकारी आपको मिलेगा। आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड का है कि सीबीएसई बोर्ड का है? दोनों बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप कोई भी बोर्ड से हैं, आप दोनों बोर्ड से पढ़ सकते हैं। हमारा पढ़ाने का मेथड दोनों होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पढ़ाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, यानी अब डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली स्टार्ट होता है मुंह से स्टार्ट होता है, यानी जहां से हम लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं वहीं से पाचन स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? तो बहुत बच्चे बोलते हैं पेट से स्टार्ट होता है। जी नहीं, वो गलत है बच्चों। डाइजेशन आपको माउथ से स्टार्ट होता है। तो आइए सबसे पहले माउथ के बारे में जानकारी लेते हैं। माउथ के हर एक पार्ट को जानकारी लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर ओसोफेगस के बारे में, फिर ओस्टोमैक के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे लीवर के, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बारी बारी से सारा स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे एक फिगर नजर आ रहा है, एक बॉडी है। ठीक है, शरीर को साइंस में बॉडी बोला जाता है। ठीक है, बॉडी बोला जाता है। ये जो बॉडी आपके पास नजर आ रहा है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपको प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, एक बात और नोट कर लीजिएगा, ये जो पार्ट है यानी सामने वाला को हम लोग एंटीरियर बोलते हैं और पीछे साइड वाला को पोस्टीरियर बोला जाता है। एंटीरियर कहने का मतलब आगे, हम कुछ भी बोलेंगे एंटीरियर तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, सर ये आगे वाला पोर्शन की बात कर रहे हैं। पोस्टीरियर कहने का मतलब बैक साइड का जितने भी पोर्शन होता है वो एंड पोस्टीरियर होता है। तो इसे ऐसे समझेंगे, खाना जब हम लोग स्टार्ट करते हैं खाना, तो वो एंटीरियर ओपनिंग से लेते हैं, यानी ये साइड वाला ओपनिंग, सामने वाला ओपनिंग, माउथ को हम लोग एंटीरियर लेकर चल रहे हैं, तो एंटीरियर ओपनिंग से हम लोग खाना अपने अंदर लेते हैं और जहां से खाना निकलता है उसे हम लोग पोस्टीरियर ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, हर एक जगह स्फिंक्टर है बच्चों। स्फिंक्टर कहने का मतलब ढक्कन। ठीक है, हर एक जगह पे ढक्कन है। ऐसा थोड़ी ना खाना खाने के बाद अगर कोई आपको उल्टा टांग दे, ये भी तो पाइप है, ओसोफेगस भी तो पाइप है, जिसे हम लोग खाना वाला नली बोलते हैं, वो भी तो एक तरह का पाइप है। अगर उसको उल्टा लटका दें तो आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा सर खाना पेट से बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, पेट में जाने के बाद इंटरलॉक हो जाता है, वहां पे स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, ढक्कन लगा हुआ होता है।
ठीक है, आइए समझते हैं माउथ। माउथ देखिए बच्चों, ये माउथ है, माउथ के अंदर टीथ होता है ना, तो इसे हम लोग यहां से समझते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? माउथ। एक मिनट, माउथ यानी मुंह। ठीक है, माउथ यानी मुंह। इसे हम लोग और क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, एक कैविटी है। कैविटी मतलब क्या होता है? जगह। ठीक है बच्चों, कैविटी का मतलब जगह। ये तो देखिए ना, खाना जो हम लोग खाते हैं पहले मुंह में चबाते हैं दांत के मदद से, टंग के मदद से, जीभ के मदद से। ठीक है, तो ये कैविटी है यानी जगह है, तो इसे हम लोग ओरल कैविटी। ओरल मतलब क्या होता है? बोलना, है ना, तो ओरल कैविटी इसे बोलते हैं। इसे और क्या बोला जाता है? ओरल कैविटी बोला जाता है। हाँ, इसे और क्या बोलेंगे? ओरल कैविटी। ठीक है, जिसे मुख्य गाह भी बोला जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य गाह। ठीक है, आगे बात करते हैं, बात को समझिएगा। इसका जो ओपनिंग होता है साहब, वो कैसा ओपनिंग होता है? एंटीरियर ओपनिंग होता है, ओपन एंटीरियरली। ठीक है, ये सब क्या लिख रहे हैं सर? ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट लिख रहे हैं। ओपन एंटीरियरली यानी आगे से ओपन होता है। माउथ से जनरली हम लोग क्या ले जाते हैं अपने शरीर में? माउथ से जनरली हम लोग ले जाते हैं, हर एक पॉइंट को समझने का कोशिश कीजिएगा। विटामिन हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, और क्या बोले थे? कार्बोहाइड्रेट हो गया, और क्या बोले थे? जल्दी से एक और बता दो। विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल। ठीक है, ये चीज आपके शरीर को ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके शरीर में ग्रोथ कैसे होता है? सेल का डिवीजन होता है। सेल का डिवीजन से आपके सेल जो है, सेल का निर्माण बढ़ता है, यानी डिवाइड करते 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 एक सेल से मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल आपके शरीर में बनता है। इसी को सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में हम लोग देख चुके हैं, सारा स्टेज देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, ये आपको समझ में आ गया, जिसमें बात हुआ था कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है सर, वो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में पाया जाता है, विटामिन और मिनरल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे लार जो है वो एक तरह का एंजाइम है, जिसे सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं बच्चों, तो खाना खाने, मुंह में जैसे ही खाना गया, वहां से आपका डाइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। क्यों सर? क्योंकि सलाइवा का सिक्रेशन होता है, लार का सिक्रेशन होता है, वो एक तरह का बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी डाइजेशन के अंदर आता है। केमिकल प्रोसेस यानी एंजाइम एक तरह का केमिकल ही है ना, तो बायोकेमिकल है। बायो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिकल प्रोसेस है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया। तो यहां पे जो है वो सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो सलाइवा जनरली 3 ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। ग्लैंड्स कहने का मतलब आपके शरीर में जो कुछ बन रहा है वो अलग अलग ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है बनाने के लिए। ठीक है, जिसे हिंदी में ग्रंथि बोला जाता है। बहुत सारा ग्रंथि पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। सलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर भी एक तरह का ग्लैंड है। आपके शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर है। पिनियल ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, है ना। ये सब ग्लैंड पिट्यूटरी, पिनियल ब्रेन में प्रेजेंट होता है। यानी फ्लूइड का सिक्रेशन, ऐसे समझिए, फ्लूइड का सिक्रेशन जो होता है वो कहां से होता है साहब? वो ग्रंथि से होता है। तो हम जो बोल रहे हैं उस पॉइंट्स को सोचना है, समझना है। हम जो बोल रहे हैं वो बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी भी हम फ्लो में एक क्वेश्चन आपको बता दिए कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? लीवर होता है, जहां से बाइल जूस का बनना स्टार्ट होता है और उसका स्टोरेज जो होता है वो गोल ब्लैडर में होता है। ठीक है, ये सब आगे बात होगा, हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। ये चीज हो गया। इसके बाद यहां पे जीव होता है बच्चों, यहां पे जीव होता है ना। मस्कुलर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है
ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, मुखगाह में प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग टंग कहते हैं, उसे जीभ बोलते हैं। और वो अटैच होता है एक स्ट्रक्चर को जिसे हम लोग फ्रेनलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेनलम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा ग्रंथि की बात कर लेते हैं। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड जनरली 3 ग्लैंड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन ग्लैंड सर? पहला जो है वो पैरोटीड ग्लैंड। कौन है बच्चों? पैरोटीड। देखो यहां पे इस टाइप से इसे ऐसे कर लो, यहां पे सपोज डेट कान है, ठीक है, ये क्या है? ईयर है। तो यहां पे जो ग्लैंड है, देखो यहां पे जो ग्लैंड है बच्चों, यहां पे ग्लैंड है इस टाइप से ऐसे प्रेजेंट होता है, इस ग्लैंड को बोलते हैं पैरोटीड। स्टडी इंडिया अड्डा पे बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप बीएससी नर्सिंग नीट का, जिसको डॉक्टर बनने का सपना है, नीट भी ट्राई कर सकते हो। इतना डीपली हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी, ठीक है। जितना जा रहे हैं ना, एनसीईआरटी प्रॉपर कवर कर देंगे। एनसीईआरटी अगर प्रॉपर कवर हो जाएगा तो अच्छे लेवल का कंपटीशन आप दे सकते हो, आप ट्राई करना, ठीक है। तो पैरोटीड ग्लैंड जो होता है वो कान के पास में प्रेजेंट होता है। ये एक तरह का सलेवरी ग्लैंड है, तो जाहिर सी बात है सलेवरी सलाइवा का सिक्रेशन करेगा, ठीक है। तो जो लार होता है ना, वो एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है इसमें, ठीक है। ये लार जो होता है, कभी देखो हो, एक चीज बताना कि हम लोग के कहीं कट लग जाता है तो हम लोग जो है वो डॉक्टर से दिखाते हैं, वो कुछ एंटीबायोटिक देता है, कुछ सूखने का दवाई दे देता है, जिससे हमारा जो जख्म है वो सूख जाता है। लेकिन जानवर की बात करते हैं तो जानवर में क्या होता है कि कुत्ता को कट लग गया तो उसको कोई दवाई जाकर नहीं देता है। गाय को कहीं पे छिलाऊ लग गया पैर में, उसको दवाई देकर नहीं जाता है कोई। वो क्या करता है, वो अपना जो लार होता है, अपना थूक होता है, वो अपने जीभ से वो जख्म को हमेशा चाटते रहता है। क्यों चाटते रहता है? कि उसके जो लार है उसमें प्रेजेंट है एंटीबॉडीज, है ना बच्चों, उसमें प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज जो बैक्टीरिया ये सब मारने की टेंडेंसी रखती है। हमारे लार में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी एक तरह का एंटीबैक्टीरियल एजेंट। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर। चलिए आगे बात करते हैं। पैरोटीड ग्लैंड बात कर लिए, इसके बाद जो होता है, हाँ, इसके बाद 2 ग्लैंड और होता है। एक ग्लैंड ये वाला की बात करो और एक ये वाला, ठीक है। ये हो गया, इसे इरेज करना पड़ेगा यार। सब मैक्सिलरी, क्या हुआ? सब मैक्सिलरी या फिर इसे सब मैंडुअल बोल सकते हैं। और उसके नीचे यानी टंग के नीचे, अगर पूछे बच्चों कि टंग के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, तो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है सलाइवरी ग्लैंड का, कौन सा? सलाइवा का ये वाला जो होता है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये सब सलाइवा का सिक्रेशन करता है, ठीक है। सलाइवा क्या होता है? वो आप जो खाना खाते हैं उसके साथ मिक्स होता है, उसके बाद वो शरीर में जाता है ना। बिना सलाइवा से खाना जो आप खाते हैं वो मिक्सअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब आपका खाना को सॉफ्ट बनाता है। आप जो अपने शरीर में मुंह में रोटी का टुकड़ा डालते हैं तो कितना कठोर होता है। अगर वो पेट में जाएगा, उसको जाना है एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से, ठीक है, ओसोफेगस से जाना है, तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। उसीलिए जो सलाइवा होता है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, अपने आप में वो मिक्स हो जाता है भोजन के साथ। यहां तक समझ में आ गया? यानी मुंह का आपको सारा चीज समझ में आ गया। एक चीज और बताना भूल गए, जो जीभ होता है, जीभ में छोटी छोटी पैपिली हो प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये साहब टंग है, क्या है? इस टाइप से टंग होता है, ठीक है। जीभ है, इसी टाइप से जीभ होता है ना, वी शेप स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। ये जीभ है, तो इसमें छोटी छोटी पैपिली प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट बड बोला जाता है। ये आगे बात होगा, आपसे आगे हम बात करेंगे टेस्ट बड के बारे में जानकारी से। अब सर जीभ के बारे में आप समझा दिए, उसके साथ साथ
सलाइवा कहां से आता है, सलाइवा के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, ये सारा कुछ हिंदी में पढ़ा रहे हैं, टेंशन काहे ले रहे हो, हिंदी में है। ये जितना टर्म जो है ना इसका हिंदी यही होता है। तुम लोग के विश्वास नहीं है तो आ जाओ, देखो आपको लग रहा होगा ना, देखो देखो आ जाओ हिंदी में। इसे हम लोग मुखगाह बोलते हैं। क्या बोला जाता है, मुखगाह यानी ओरल कैविटी। लो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी पढ़ा लो। और देखो इसे ओरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, मुखगाह बोल दिए थे, ओरल कैविटी, ये तो माउथ समझ में आ गया। ए अंधोजंब और अंधोजी ग्रंथि यानी ये जो हम बोल रहे हैं बच्चों सबलिंगुअल और सबमैंडुअल ग्रंथि के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सबमैंडुअल ग्लैंड्स। ग्रेशनी अभी हम बात करेंगे, जिसे हम लोग फेरेनिक्स बोलते हैं। ये अभी बात होगा, अभी स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि होता है, वो हमको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे जीव होता है, ये सब आपको जानकारी होगा। अभी आगे हम बात करेंगे। आइए हिंदी वाला ही डायग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं, जब आपने बोला कि सर हिंदी ही पढ़ाइए। ठीक है, तो अब यहां तक समझ में आ गया। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बोर्ड बैठते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आ गया। से पीडीएफ हिंदी में दीजिएगा। पीडीएफ हिंदी में बना हुआ है बच्चों। ठीक है, पीडीएफ जो है साहब वो हिंदी में है। सर फिर कॉलेज में प्रॉब्लम होगा, हैबिट बनाइए इंग्लिश लैंग्वेज। देखो सब बात तुम लोग ही बोलते हो। जैसे हम कुछ देखो, ये जो है अंधोजम और अधोजिहा ग्रंथि, कोई मास्टर आपको ये बोलेगा ही नहीं कॉलेज में भी, वो डायरेक्ट बोलेगा सबलिंगुअल और सबमैंडुअल प्रेजेंट होता है। लेकिन हम आपको फिर से रिलेट करवा दे रहे हैं, हिंदी में आप जानना चाहते हैं हम रिलेट करें। क्वेश्चन में भी ध्यान देना, क्वेश्चन में भी कहीं कहीं अधोजम के जगह सबलिंगुअल लिखा हुआ रहेगा, सबमैंडुअल लिखा रहेगा। ठीक है, लीवर को यकृत लिखने के बजाय हिंदी में लीवर लिख देते हैं लोग, लेकिन असलियत उसका जो हिंदी है यकृत है। हम हिंदी में तो डिक्टेट कर रहे हैं, खाली टर्म आपको इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कॉलेज में भी आपको जाना है, वहां भी पढ़ना है, कोई बात नहीं। आपने बोला हम आपको हिंदी में ही समझा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। चलिए ऊपर से ही देख लेते हैं, क्योंकि फिर ऊपर में सारा मेंशन है ना, ये स्ट्रक्चर में सारा मेंशन है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। हिंदी वाला भी डायग्राम आपको समझाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी डायग्राम आपको नहीं समझाया जाएगा, हिंदी डायग्राम भी समझाया जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़िए सर। ये कुछ समझ में आ गया। इसके बाद यानी कहने का मतलब, अब सर थोड़ा सा चलिए जीव के दांत के बारे में समझ लेते हैं। आइए दांत के बारे में समझ लेते हैं, है ना। तो दांत का स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ गया। ठीक है बच्चों, ये जो है इसे हम लोग कैविटी बोलते हैं और इसमें दांत प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो जा है, दो जा होता है, एक लोअर जा, एक होता है अपर जा। ठीक है, अपर मतलब ऊपर वाला जा और नीचे वाला मतलब लोअर जा। ये दोनों जा में 16 दांत प्रेजेंट होता है। यानी 16 कहने का मतलब 8 की सॉकेट लेकर चलेंगे, है ना। 16 16 32, ऊपर 16 नीचे 16। ठीक है, तो ऐसे लेकर चलिए, 8 इधर 8 इधर, है ना, 8 इधर 8 इधर, 8 चौका 32। यहां तक के लिए आ गया समझ। हमारे शरीर में मानव की डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मुख्यतः 4 दांत होते हैं। कौन कौन होता है? पहला इंसीजर, दूसरा कनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। क्या बच्चों समझ में आया? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। क्या बोल रहे हैं सर? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। यहां तक समझ में, यहां तक आपने पढ़ भी रखा होगा, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हाँ, 1 मिनट, आपका कमेंट ग्लीच कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, हम बात क्या कर रहे थे? दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होता है साहब, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। प्रत्येक दांत का यूज है। ठीक है, प्रत्येक दांत का अलग अलग यूज है। ठीक है, कोई दांत का काम है टीयर करना, कोई दांत का काम है चबाना। कभी ये बताना कि जब चावल को चिबाना है
तो कौन कौन बच्चा आगे वाला दांत से चावल को चबाया है? आपने चावल चिबाते हैं तो अक्सर चावल इधर से चिबाया जाता है या फिर इधर से चबाया जाता है। किसी चीज को काटना है, अमरूद को काटना है, तो आगे वाला दांत या फिर ये वाला दांत को हम लोग यूज करते हैं। तो सब दांत का जो है वो अपना अपना रोल है, ठीक है, अपना अपना रोल है। तो आइए बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपके सामने जो सॉकेट नजर आ रहा है, हम लोग एक साइड की बात कर रहे हैं, ये साइड के ऊपर वाला की बात कर रहे हैं। वो आप समझ लीजिएगा, ऊपर में भी ऐसे ही होता है और नीचे में भी ऐसा ही होता है, इधर भी ऐसा ही होता है और इधर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये जो है ये दांत, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोला जाता है? इंसीजर। एनसीईआरटी के डायग्राम है बच्चों। इंसीजर कहने का मतलब कृंतक। उससे पहले चलो ये टॉपिक छेड़ दिए तो पढ़ा देते हैं, उससे पहले थोड़ा सा और हमको समझाना था। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, इसे हम लोग रोक कर उधर बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दांत के अलग अलग कैटेगरीज होता है, समझे। जैसे एक होता है मोनोफाइओडोंट, ठीक है। एक क्या होता है? मोनोफाइओडोंट, यानी कहने का मतलब वैसा दांत जो एक बार आता है, ठीक है, पूरे जीवन काल में एक बार दांत आता है, उसे मोनोफाइओडोंट बोलते हैं। तो हमारे शरीर में यानी ह्यूमन की बात करें बच्चों, तो मोनोफाइओडोंट भी होता है, जिसे दुधिया दांत बोलते हैं। सर हमारा दुधिया दांत आया था, हमने खेलते खेलते दुधिया दांत को तोड़ दिया। कितने नंबर में होते हैं? 20 होते हैं। अगर आप इसे हिंदी में बोला जाए तो इसे एक बार्दनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक बार्दनी बोला जाता है, ठीक है, एक बार्दनी बोला जाता है। इसे हम लोग मोनोफाइओडोंट बोले। उसके बाद डाइफाइओडोंट की बात करते हैं। डाइफाइओडोंट है ना बच्चों। मोनोफाइओडोंट 20 हो जाएगा? नहीं 20 नहीं होगा साहब, 20 दांत तो 2 बार आएगा। 12 दांत मोनोफाइओडोंट, ठीक है। 20 मत लगाना, 12 लगाना, ठीक है। क्योंकि जो मिल्क टीथ होता है ना, समझो ऐसे, आगे पीडीएफ में सब लिखा हुआ है। मिल्क टीथ जो होता है वो कितना होता है बताओ? मिल्क टीथ 20 होता है। यानी वो आपके जीवन में कितने बार आते हैं? एक बार आते हैं, नहीं दोबारा आता है। मिल्क टीथ ये 20 आएगा, ठीक है, ये 20 फिर से उगेगा, लेकिन 12 और उगता है। तो ये ना हुआ मोनोफाइओडोंट, ऐसे समझना। मोनोफाइओडोंट कहने का मतलब, इसे हिंदी में हम लोग एक बार्दनी बोलते हैं। एक बार्दनी कहने का एक बार दंतनी बच्चों, दांतनी नहीं, फ्लो में हिंदी में देखो क्या बोला गया, एक बार दंती, यानी एक बार दांत आता है। तो 20 दांत तो 2 बार आता है ना जी, ऐसे समझो ना। पहले बचपन में आया, फिर टूटा, फिर वो दांत जन्मेगा। लेकिन 12 जो दांत है वो बचपन के बाद आता है, यानी जो एक दंत हुआ, एक बार दंती हुआ, वो कितना हो गया? 12 हो गया। इसमें अक्सर बच्चों कंफ्यूज रहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उसी तरीका से डाइफिओडोंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर टीचर मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं। मोनोफाइओडोंट 12 होता है, जो आपके शरीर में केवल एक बार ही आता है। बचपन वाला दांत 2 बार आता है, एक बार टूट जाने के बाद भी आता है, वो डाइफाइओडोंट में आ जाएगा, ठीक है। अगला जो हम बताने जा रहे हैं, डाइफाइओडोंट जिसे द्विवार्धन दंती बोला जाता है, वो आपके जीवन काल में 2 बार आता है, जिसमें मिल्क टीथ भी हो गया। उसके साथ साथ क्या हुआ? उसके साथ साथ सिर्फ मिल्क टीथ लेकर चलिए, है ना। ये हो गया मोनोफाइओडोंट है ना, और ये हो गया डाइफाइओडोंट, ठीक है। यहां तक समझ में आया? आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए अब थोड़ा सा आपको फील करवाते हैं। जो कुछ हम बोल रहे हैं वो आपको लिखा हुआ भी तो मिलना चाहिए, है ना। तो मुख्य गा के बारे में बात हुआ था साहब। सबसे पहले माउथ कैविटी के बारे में बात किए थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं टंग के बारे में बात किए, सलेवरी ग्लैंड के बारे में बात किए। अब जो हमारा बात चल रहा है वो किसके बारे में बात चल रहा है? टीथ के बारे में चल रहा है।
टंग के बारे में हम लोग बात किए कि इसमें पैपली प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग टेस्ट बड के नाम से जानते हैं। अलग अलग टेस्ट जो है वो हमको बताता है, और टंग जो कनेक्ट होता है उस स्ट्रक्चर को फ्रेनुलम बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गया। सिलेवरी ग्लैंड की बात की थी कि 3 इसमें पैरोटिड, सबमैग्जिलरी, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। तीत के बारे में बात कर रहे थे, तो तीत बाहरी बनावट के आधार पर दांत को 2 प्रकार में बांटा जाता है। जंतु में 2 प्रकार के दांत पाया जाता है, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। होमोडोंट कहने का मतलब जबड़े में सारा दांत समान हो, होमो कहने का मतलब सेम, और डोंट कहने का मतलब तीत। ठीक है बच्चों, होमोडोंट यानी होमो मतलब सेम और डोंट मतलब तीत। तो वैसे जंतु जिनके जबड़े निकालने पर सभी दांत एक प्रकार होते हैं उसे होमोडोंट कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी जीव जंतु आता है, सांप, छिपकली, कछुआ, मछली। हम लोग किस में आते हैं सर? हम लोग हेट्रोडोंट में आते हैं। अभी कुछ देर पहले बताएं कि हमारे शरीर में 4 दांत पाया जाता है, इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। तो हेट्रोडोंट में क्या हो गया? वैसा जंतु जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं जिसे हेट्रोडोंट कहा जाता है, जैसे स्तनधारी मैमल्स। स्तनधारी मैमल्स कहने का मतलब वैसा मैमल्स जिसमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, बशर्ते मेमरी ग्लैंड हम में भी प्रेजेंट है, और मेमरी ग्लैंड फीमेल बॉडी में प्रेजेंट है। मेमरी ग्लैंड फीमेल बॉडी में एक्टिव होता है, और हम लोग में वेस्टिजियल होता है। बच्चों, हमारे शरीर में प्रेजेंट है, लेकिन हमारे शरीर में उसका कोई यूज नहीं है। और जो फीमेल होती है उनमें मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, क्योंकि बेबी को फीड करवाना होता है। जो बच्चे नवजात शिशु होते हैं उनको फीडिंग करवाना होता है। लैक्टेटिंग मिल्क के आगे हम बात करेंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तो उस टाइम जो मदर का मिल्क निकलता है, उस मिल्क को हम लोग लैक्टेटिंग मिल्क बोलते हैं, जो कि बच्चा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा प्रोटीन, सारा कार्बोहाइड्रेट उसी मिल्क में है, यानी वो मिल्क एक दवाई के रूप में होता है नवजात शिशु के लिए, उसका ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे बात करेंगे। हम ज्यादा नहीं आगे बढ़ रहे हैं, जहां जहां जरूरी है वो चीज को हम यहाँ पे बताते हुए चल रहे हैं। ये सारा चीज हम लोग मेमोरी ग्लैंड कहां पे पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव चैप्टर, प्रजनन तंत्र में बात होगा। समझ में आ गया? होमोडोंट और हेट्रोडोंट। आगे बढ़िए। दांतों के जबड़े पर निकालने पे आधार, देखो जब दांतों को जबड़ा से निकालते हैं, निकालने के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। यानी हेट्रोडोंट जो सर है तीत, वो किस में पाया जाता है? ये ह्यूमन में पाया जाता है। चलिए, ये समझ में आ गया, याद रखिए। मोनोफायोडोंट, पहला मोनोफायोडोंट कहने का मतलब वैसा दांत जो जबड़े पर सिर्फ एक बार निकलता है, अर्थात एक बार टूट जाने के बाद इन्हें जगह दूसरी दांत नहीं निकलती है, इसे परमानेंट टीथ भी बोला जाता है। ये कितना होता है? 32 होता है, जो कि हम अभी पहले कुछ आपको बताएं। आया समझ में? एक बार दंती मोनोफायोडोंट हमारे शरीर में 12 होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट में क्वेश्चन पूछा है, बीएससी नर्सिंग में पूछा है, अभी तक पैरामेडिकल में नहीं पूछा है, लेकिन पूछेगा। अब पैरामेडिकल जो है अपना सिलेबस को बढ़ाया है, 11-12 पर लेकर आ रहा है। झारखंड में बहुत बार पूछे जाते हैं सब क्वेश्चन, क्योंकि झारखंड का सिलेबस जो है पैरामेडिकल के बिहार के कंपेरिजन में थोड़ा सा ऊपर है। बायोलॉजी की बात करें तो इसलिए बायोलॉजी हम लोग इतना लेकर चल रहे हैं। और दूसरी बात, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आपके पास टाइम है साहब, अभी आप करिएगा ना बायोलॉजी, बाद में इन फ्यूचर अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, तो ये बायोलॉजी आपको काम देगा। वहां पे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हेट्रोडोंट जो है वो किसके शरीर में पाया जाता है। मोनोफायोडोंट की कितनी संख्या होती है, ये छोटी छोटी क्वेश्चन रेलवे वाले पूछते हैं, लेकिन इसको हम आपको फील करवाएं। वहां पे बच्चे रटते रहते हैं, अच्छा 12 मोनोफायोडोंट, 20 ये ऐसे ऐसे करके, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ गया कि मोनोफायोडोंट जिंदगी में एक ही बार आता है, ये परमानेंट टीथ है, तो वो बता देगा कि 20 टीथ जो है वो बच्चे में आते हैं, जिसे दूधिया टीथ बोला जाता है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है वो डाइफायोडोंट। ये होता क्या? डाइफायोडोंट जिंदगी में 2 बार आता है। ठीक है, वैसे जहां जो दबरे में 2 बार निकलता है, शुरुआत में निकलने वाले दांत टूट जाते हैं और उनकी जगह नए दांत पुनः निकल आती है। शुरुआत में निकलने वाले दांत को दूध दांत यानी मिल्क टीथ बोले जाते हैं। ये किस में पाया जाता है? ये चाइल्ड में पाया जाता है, बच्चा में। ठीक है, ये समझ में आ गया।
बच्चा जैसे बड़ा होता है उसके बाद 5 साल के बाद उसका मिल्क दूधिया दांत जो है वो टूट जाता है लगभग। किसी किसी में 9-10 साल के मतलब 9-10 साल आता है तो वो टूट जाता है। उसके बाद जो है उसमें वो दूध वो दांत फिर से आता है। 20 दांत टूटा वो फिर से आएगा, पुनः आएगा। उसके साथ साथ 12 दांत का और निर्माण होता है, यानी 32 बोलते हैं। इसमें एक टीथ और है जो 18 साल के बाद आता है, 17 साल के बाद आता है, जिसे बुद्धि दांत बोला जाता है। वो कुछ नहीं, वो लास्ट मोलर। ठीक है, जो हम मोलर दांत आपको बताएं वो लास्ट वाला मोलर है, उसे हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। वो 17 साल के बाद आता है, किसी में 18 साल में, किसी में 20 में, किसी में 21 साल में। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो विजडम टीथ होता है वो कौन सा दांत होता है। इंसीजर होता है, कनाइन होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है, वो मोलर होता है। अभी तक के क्लास में हम आपको 10 से 12 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फिट होना चाहिए। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सच्ची में मेरे दादाजी 4 ही तीत है, तुम्हारे दादाजी एक्सेप्शन है। ठीक है, वो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मिल्क टीथ टूट जाता है ना। यहां तक समझ में आया? चलिए, यहां तक समझ में आया तो थम्स अप आना चाहिए आप सभी। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो नए बच्चे हैं जो चाहते हैं कि मुझे इस बार अपने मां बाप का सपना पूरा करना है, सिलेक्शन लेना है, उनके लिए स्टडी इंडिया अड्डा ऑफर लेकर आ चुका है। और ये आज ही बार ऑफर है आपके सामने। डाउनलोड कीजिए स्टडी इंडिया अड्डा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। वहां से आपको कोर्स की डिटेल पता चल जाएगी, या फिर जो इंटरेस्टेड है वो 85 44 61 53 पे कॉल करके अपना क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं प्रॉपर मैनर के साथ। आइए आगे बात करते हैं। एक दांत और होता है जिसे पोलीहाइयोडोंट, पोली मतलब मल्टीपल, इसे हिंदी में बहुबादंती बोला जाता है। वैसे दांत जो जबड़े पर बार बार निकलते हैं, अर्थात जितनी बार टूटे उनके जगह नए दांत निकलते हैं। जैसे कुछ कुछ मैमल्स में होता है, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ को छोड़कर अनवर्टिब्री केशुरों की, जिसके बैक में रीढ़ की हड्डी होती हो, क्या लिख दिया है, जिसके बैक में रीढ़ की हड्डी होती है के दांत। मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं, पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। क्या ये लिख दिया है? वैसे दांत जो जबड़े पर बार बार निकलते हैं, अर्थात जितने बार टूटते हैं उनकी जगह नए दांत निकलती है। बिल्कुल ये सही है। स्तनधारी में सांप, छिपकली, मगरमच्छ को छोड़कर अनवर्टिब्री के दांत, मनुष्य के मुंह में 32 दांत होते हैं तथा पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं। ये क्या लिख रखा है? ये स्टेटमेंट थोड़ा सा ये कर लेना, हटा लो। ठीक है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं। चलिए, ये गलत लिखा गया है। जिसके बैक में कोशिका रीढ़ की हड्डी के दांत, यानी देखो इसमें कौन आएगा, इसमें रैबिट आता है। ठीक है, इसमें रैबिट आता है। ये सब क्या लिख दिया है? रैबिट याद कर लेना, इसमें पोलीफाइयोडोंट होता है। ठीक है बच्चों, रैबिट में क्या होता है? पोलीफाइयोडोंट होता है। यानी रैबिट का जो दांत होता है, चूहा का दांत, उसको टोरिएगा तो वो दांत बार बार निकलेगा। ठीक है, या फिर उसका दांत जो है बढ़ते रहता है। देखो और कोई कमेंट कर रहा है, क्या कमेंट तुम लोग करते रहते हो? ढंग से पढ़ो ना। हाँ, चलो यहां तक समझ में आया। इसके साथ साथ ये ऐसे लिख लेना, कहाँ गया सांप छिप के लिए, हो गया ना। चलो 1 मिनट, ये सब अभी पढ़ाना बाकी है ना। अच्छा, आज दांत ही लगता है होगा पूरा पर। आज दांत कंप्लीट हम अपन लोग कर लेंगे क्लास में। चलिए, इसमें 1-2 एग्जांपल और लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। एक होता है एलिफेंट, है ना। एलिफेंट का दांत भी जो है वो बार बार आता है। उसके साथ साथ बाइकैप्सिड, प्रीमोलर,
एक कंगारू भी लिख सकते हैं, कंगारू भी जो है वो पोलीफायोडोंट में आता है। आइए अब दांत से हम लोग आगे निकलते हैं, डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं। डेंटल फॉर्मूला होता क्या है? ये दांत का सूत्र होता है जो आपको बताएगा कि आपके जबड़ा में कितने दांत प्रेजेंट है। आसानी से समझेंगे, एकदम ठेठ भाषा में, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा जिन बच्चों को हिंदी में समझना है वो समझ लेंगे। इंसीजर को कृंतक दांत बोला जाता है, जिसका काम काटना होता है किसी चीज को, ये वाला दांत है ना। उसी तरीका से रदनक, जिसे केनाइन बोला जाता है, जिसे चीरना और फाड़ना। लायन का दांत आपसे पूछे कि लायन का कौन सा दांत होता है, वो लायन में कैनाइन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, चिरना फाड़ना वाला, है ना, मतलब चीर देता है तरीके। उसी तरीका से अग्र चुवर्णक, यानी चुवर्णक से पहले जो दांत होता है उसे अग्र चुवर्णक बोला जाता है, प्रीमोलर बोला जाता है। इसका काम चबाना होता है और चुवर्णक का काम भी चबाना होता है, जो कि आपको लास्ट में नजर आएगा। ठीक है, ये दोनों को पहचानने का एक ही डिफरेंस है कि देख सकते हैं, एक का जो सॉकेट होता है, सॉकेट कहने का मतलब जैसे काटी ठोकते हो ना, उसी तरीका से आपका जो जबड़ा है, मसूरा है, उसमें दांत फंसा हुआ होता है। इसमें 3 हुक रहता है। ठीक है, इसमें 3 हुक रहता है, ये मोलर है, और ये जो 2 हुक वाला है वो क्या है, प्रीमोलर। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, दोनों का यही डिफरेंस है आपको पहचानने का। ये जो दांत है, ये लास्ट वाला, लास्ट मोलर, लास्ट चुवर्णक, इसे ही तो बुद्धि दांत बोला जाता है बच्चों, विजडम दांत, विजडम टीथ। विजडम टीथ किसे बोलते हैं, लास्ट चुवर्णक, यानी आखिरी चुवर्णक को हम लोग क्या बोलते हैं, विजडम दांत बोला जाता है। आगे बढ़े साहब, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है सर, 21, 22, 21, 23, हमें समझ ही में नहीं आता। आइए समझाते हैं, समझने का क्या चीज है, आइए समझते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ जाता है वो आधा जबरा का लिखा जाता है। ठीक है, पूरा जबरा का नहीं लिखा जाता, आधा जबरा का, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई लिखना होता है। इसे हम लोग समझते हैं आराम से, आराम से इसे समझते हैं, एकदम लोड नहीं लेना है, एकदम आराम से बारीकी से इसे समझेंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो कहां पे समझा दें, यहीं पे समझा दें। सबसे पहले बच्चा की बात करते हैं, चाइल्ड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला, इसका क्या होता है, 2102 बाय 2102, यानी कहने का मतलब ये इंसीजर हो गया कृंतक, ये हो गया कैनाइन, ये हो गया प्रेमोलर, और ये हो गया मोलर। ये 2102 क्या है, 2 दांत इंसीजर आधा जबरा में इधर है, एक दांत कैनाइन इधर है, प्रीमोलर एक भी नहीं है, किसमें, बच्चा में। ठीक है, मोलर 2 इधर है, यानी हम लोग जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो ऊपर वाला पार्ट की बात करें तो ऊपर वाला आधा जबरा की बात कर रहे हैं। उसी तरीका से नीचे जबरा है। ठीक है, तो कुल मिला के 1 2 3 4, तो 4 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास दांत जो है वो काउंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या फिर जैसे ऊपर ये लिख दीजिए, इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा। देखो, क्योंकि ऊपर भी है, 2 2 है। ठीक है, 2 जबरा है, इधर आधा, इधर आधा, इधर आधा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4। ठीक है, ऊपर 4 क्या हो गया, इंसीजर, नीचे भी 4 क्या हो गया, इंसीजर, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऊपर 2 कैनाइन, नीचे 2 कैनाइन, प्रीमोलर तो 0 है, ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे 2 दूनी 4, इसे जोड़ो तो कितना हो जाता है, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 और 8 20, यानी जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड होता है, उसमें दांत कितना होता है, 20। ये समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, यही चीज को समझना था। उसी तरीका से बात करें, ये क्वेश्चन पुराना हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये पता है, एग्जामिनर को पता है कि जो बच्चा होता है उसको मास्टर रटवाता है कि 2102 याद कर लो, बच्चा का होता है, और जो अडल्ट होता है उसका 2130 होता है। लेकिन एग्जामिनर चालाकी से पूछ देता है, अच्छा ऐसा चल रहा है ना ट्रेंड मार्केट में, तो अब हमको जो बताइए वो 17 साल वाला बच्चा के बताइए,
17 साल से कम एज वाला का, ठीक है, 17 साल से कम एज वाला का बच्चा का पूछ लेता है। जो चालाक रहता है वो कहेगा अच्छा एक दतवा सर कम बता रहे हैं 17 साल वाला ने, ठीक है। यानी विजडम टीथ जो है वो ला नहीं आता है, विजडम टीथ 17 साल के बाद आता है। यानी कहने का मतलब ऊपर नीचे जो है विजडम टीथ गायब रहेगा, तो एक मोलर को वो घटा देता है, एक मोलर हटा के 21-22 21-22 लिख देता है। क्या कहना चाह रहे हैं आइए समझ, ठीक है। देखिए 17 साल से पूछ दे, 17 साल से कम, ठीक है, 17 साल से कम वाला, 17 इयर्स से कम, 17 साल से कम वाला बच्चा के कैसे निकालेंगे, आ जाओ ना। क्या बोले थे मास्टर साहेब ने, हम आपको सिखाए कि 17 साल से कम वाला में एक मोलर एक चवर्णक नहीं होता है, यानी चवर्णक अब्सेंट होता है, तो इधर अब्सेंट इधर अब्सेंट इधर अब्सेंट इधर अब्सेंट। आइए समझते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 21-22 बाय 21-22 गुने 2 कर देंगे, आप इसे निकालिएगा, आपका होमवर्क है, ठीक है। जिस तरीका से हमने मल्टीप्लाई किया उसी तरीका से 17 साल वाले कम एज के ग्रुप में जो दांत का फॉर्मूला होता है चेंज हो गया, 21-22 हो, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। 17 साल से कम तो ये जनरली लेकर चलिए 16 साल 15 साल 14 साल 13 साल, ये सब वाले बच्चे में ये दांत आ गया समझ में बच्चों। अब 17 साल से ज्यादा वाला के बताइए ना सर, एवं 17 साल एवं 17 इयर्स, यानी कहने का मतलब 18 19 20, यानी अब लास्ट तक। इसमें क्या होता है, इसमें दांत आ जाता है बुद्धि वाला, तो फॉर्मूला हो जाएगा 21-23 बाय 21-23 गुने 2 कर लीजिएगा, ये 32 आएगा। ये सभी को कमेंट करना है 17 साल वाले बच्चे में, 17 साल से कम वाले बच्चे में कितना दांत होता है। जिस तरीका से हमने बच्चा का निकाला गिनवाया 20, उसी तरीका से वीडियो खत्म होने के बाद आप निकालिएगा बैठकर, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, ये आपका होमवर्क है, तब जाकर समझेंगे कि आप एक्टिव रहते हैं क्लास, ठीक है। दांत की जो बातें थी वो हो चुका, ठीक है, दांत की बातें हो चुका। तो देखो आपका पीडीएफ में भी एक चीज नहीं दिया हुआ है जो हम आपको बता दिए हैं, बाकी ये सारा चीज जो है वो दिया हुआ है। यानी 17 साल से कम, ये 18 इयर्स को अडल्ट बोलते हैं ना, 18 इयर्स को वयस्क बोला जाता है, 18 इयर्स से स्टार्ट हो जाता है अडल्टनेस। तो 17 इयर्स वाला 17 इयर्स से कम, इसमें आपको निकालना है कितना दांत। फॉर्मूला क्या होता है 21-22 बाय 21-22 गुने 2 करके आपको निकालना है। 5 साल के कम उम्र में बच्चों में दांत की संख्या 20 होती है, हम बता चुके हैं। और बच्चों में क्या नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर, यानी क्या कहने का मतलब, प्रीमोलर यानी अग्रच्वरनक। समझ में आया बच्चों, आ गया सर, ये पॉइंट हमारे आपके दिमाग में होना चाहिए। आने वाला समय में ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और इतना डीपली आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देख लो पूरे यूट्यूब पे, मैं आप खोल कर देख लो ना, पैरा मेडिकल की मैं बात कर रहा हूं, लोग रटवाएंगे बायोलॉजी, साहब रटने का चीज नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको टाइम देती है तैयारी करने के लिए 6 महीना, क्यों देती है, रटने के लिए नहीं, आपको समझने के लिए देती है। आप कॉलेज में जाओगे, जीएनएम करने जाओगे, एएनएम करने जाओगे, बीएससी नर्सिंग करने जाओगे, वहां पे मास्टर ये चीज नहीं सिखाएगा, वहां का सिलेबस अलग होता है, मास्टर अलग चीज पढ़ाएगा। जिस बच्चों को यह नहीं बुझाएगा वहां पे बैक लगता है। तो बैक क्यों लगता है, यही सब चीज के कारण, बेसिक कंप्लीट नहीं है और चले हैं नर्स बनने, बेसिक कंप्लीट नहीं है, चले हैं बीएससी नर्सिंग, नर्सिंग ऑफिसर बनने। तो आपको बेसिक कंप्लीट रखना है, और जिस स्टूडेंट का बेसिक कंप्लीट है वो अभी लिख लेना, वो जिंदगी में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगा, उसको सफलता कभी ना कभी मिलेगा। अगर उसका किस्मत में भी लिखा हुआ कि वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, फिर भी किस्मत से लड़कर वो सक्सेस लेगा। जिसके पास बेस होगा सब्जेक्ट का, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, वो हासिल कर लेगा।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है पीएच का जो मान होता है मुंह में वो 5.5 हो जाता है, दांत का सड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, लास्ट मोलर को हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। हाँ, पीएच जो अगर 5.5 हो जाए तो दांत वहां से सड़ना शुरू होता है। यानी कहने का मतलब सबसे पहले एक चीज और बताना भूल ही गए, दांत पे जो व्हाइट व्हाइट कलर का आपको क्रिस्टल नजर आ रहा है उसे इनेमल बोलते हैं। वो आपके शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। ठीक है, आपके शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है? इनेमल। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हाइट व्हाइट। हार्डेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, हार्डेस्ट लिखिए, ज्यादा बढ़िया। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर होता है। दांत इतना जल्दी टूटता नहीं है जब तक उसको हथौड़ी से मारोगे नहीं। हार्डेस्ट पार्ट इनेमल को बोलते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक बच्चों? वीडियो को थम्स अप करते रहना है। ठीक है, आप थम्स अप करते हैं, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है भाई, है ना। एक दूसरे से सारा कुछ लिंक है। देखिए एक चीज सर, ये 5.5 हो जाता है तो क्यों सड़ना स्टार्ट होता है? आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मुंह का पीएच होता है, यानी आपके मुंह में क्या प्रेजेंट है? सलाइवा, है ना, लार प्रेजेंट है। इसका पीएच कितना होता है? 6.2 से 7.6, यानी अप्रॉक्स बोल सकते हैं 6.7 एवरेज। ठीक है, बोल सकते हैं ना 6.7। ठीक है, यानी 6.7 से 6 से कम, ऐसे समझिए 6 से अगर कम आपके शरीर का पीएच हो जाएगा, आपके शरीर का नहीं, फिर से सॉरी, शरीर का नहीं, माउथ का पीएच, मुंह का पीएच। सलाइवा क्या है सर? सलाइवा लार, हिंदी में जो आपको सिलेवरी ग्लैंड से मिलता है। ये सब अब पूछ रहा है सलाइवा क्या है। देखो तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये सब क्वेश्चन स्टार्टिंग से क्लास नहीं करते हैं, बीच में आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सलाइवा क्या होता है, कहां से सिक्रीशन होता है। तो ये चीज 6.7 जो होता है, 7 से कम क्या होता है? 7 से कम एसिडिक, 7 से 14 तक बेसिक। यानी एसिडिक तो होता ही है लेकिन नॉर्मल एवरेज होता है ना, उसे प्रॉपर एसिडिक बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज होता है यानी हल्का एसिडिक बोल सकते हैं। अब पीएच मान आपका मुंह का 5.5 आ गया, यानी एसिडिक आ गया, अम्लीय हो गया। तो जाहिर सी बात है वो मसूरा को नष्ट करना स्टार्ट करेगा। आपके शरीर का जो मसूरा होता है उसे नष्ट करेगा, इनेमल को डिस्ट्रॉय करेगा। जो व्हाइट कलर का लिक्विड आ रहा है तो आपका जो मसूरा होगा वो सड़ना स्टार्ट करेगा, दांत सड़ना स्टार्ट करेगा, जिसे हम लोग पायरिया बोलते हैं। पायरिया कुछ है नहीं, पायरिया पीएच का बैलेंस गड़बड़ाने के कारण जो है आपके दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है और दांत से दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाता है। इसे मेडिकल टर्म में पायरिया बीमारी नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट मोलर की बात हो ही रही थी बच्चों, 18 से 24 वर्ष में निकलता है, कहीं कहीं 17 भी दिया हुआ रहता है, 17 से 24, 17 से 22, 17 से 21, यहां पे आपको 18 से 24 दे रखा है, घबराना नहीं है, ये भी सही। ठीक है, ये भी सही है। 17 साल में पूछे तो वो अलग हो जाएगा और 18 साल से ये वाला हो जाएगा। 21-30 वाला जो फॉर्मूला है वो 18 से ऊपर वाला के लिए लागू होता है। ठीक है, किशोर अवस्था के दांत में 28 आता है। देखो आंसर भी आ गया यार, जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे वो पीडीएफ में आपका आंसर दिया हुआ है, ये हमको बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, जो किशोर अवस्था होता है यानी 18 से कम वाला एज होता है, 17 से कम वाला एज होता है, उसमें 28 दांत होता है। ठीक है, इधर एक विजडम टीथ एब्सेंट, इधर एब्सेंट, इधर एब्सेंट, इधर एब्सेंट, 4 घटा दीजिए 28 हो जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है, हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, बच्चे ऐसे आंसर दे रहे होंगे, इसका आंसर बच्चे दे रहे होंगे। जी सर, देखो आंसर आ गया सर, गुटखा खाने से भी होता है। हाँ, गुटखा खाने से ये जो है ना वो अलग है, वो बीमारी को मतलब हम लोग बुला रहे हैं कि भाई साहब आइए हम गुटखा खा रहे हैं
हमको जो है बीमार कीजिए, यहां तो इफेक्ट कर ही रहे हैं, अंदर भी पूरा डैमेज करिए। ठीक है, गुटखा तो देख, तो गुटखा का जो होता है उस पे लिखा हुआ रहता है, गुटखा का कुछ भी आएगा, जैसे सिगरेट का कभी मूवी देखो वहां पे सिगरेट वगैरह का सीन आता है तो लिखेगा नीचे छोटा सा, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, यानी धूमपान आपके शरीर के लिए हानिकारक है। लेकिन लोग शौक से जाते हैं और धूमपान करते हैं, दिखाते हैं कि हम धुआं ले रहे हैं। लो ना भाई, अभी पियो ना। ठीक है, जब समझ में आएगा ना, जब वो धूमपान आपको अंदर से खोखला करेगा, तब जाकर समझ में आएगा, तब आपको डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। तब आप अपने मां को भी नहीं दोष दे सकते हो, ना आप अपने बाप को दोष दे सकते हो, ना आप सोसाइटी को दोष दे सकते हो। ये आपका मर्जी है, आपने वो चीज किया, आप उसको भुगत रहे हो। ठीक है, इसीलिए स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ बोला जाता है, और कुछ नहीं है। गुटखा का प्रचार आता है तो गुटखा प्रचार करने के बाद एक डिस्क्लेमर आता है। ठीक है, डिस्क्लेमर में बताता है कि इससे कैंसर हो सकता है। लोग फिर भी लेते हैं। बहुत कॉमन है, रियर कॉमन है कि आज के डेट में जो गुटखा खा रहा है, जो पान मसाला खा रहा है, खैनी ये सब खाता है, उसको ये माउथ का कैंसर होता है। माउथ का कैंसर बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। ठीक है, माउथ वाला कैंसर। 24 घंटा मसाला को लोग यहां पे रख लेते हैं, जबरा में रख लेते हैं, मांस में रखे हुए रहते हैं। सोचिए क्या वो करेगा। उसमें ऐसा ऐसा पदार्थ होता है जो आपका मांस को गला सकता है। खैर, ये सब चीज भारत है, होते रहेगा। ठीक है, भारत में पहले ये सब चीज नहीं था। भारत धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, इसीलिए ये सब चीज आ रहा है। ठीक है, आइए, स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े और सुअर के होते हैं, जिसका संख्या 44 होता है। याद रखिएगा, ये सब रटने की चीज है। मनुष्यों में कुल दांत 52 होते हैं। 20 देखो ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, बात को समझिएगा। ये 52 इसलिए लिखा है कि 20 दांत तो बच्चा वाला आता है, ठीक है, और 20 दांत फिर से आता है, और 12 दांत वो वाला आता है। ठीक है, ये ऐसे समझ लिया, लेकिन ये स्टेटमेंट मुझे सही नहीं लग रहा है। मनुष्य में कुल दांत, अच्छा सही है, मनुष्य में कुल दांत कितने बार निकलते हैं ये बोला जा रहा है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, सही है साहब। ये हो गया मिल्क टीथ, और ये फिर दोबारा आया। ठीक है, और ये हो गया परमानेंट टीथ। ये एक बार आता है और ये 2 बार आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य के कितने दांत निकलता है, तो 20 बार सर बच्चा में आता है, वो टूट जाता है सर, वो फिर से 20 बार आता है, और 12 दांत फिर से आता है, तो 20 20 40 और 12 52। क्वेश्चन घुमा रहे हैं। मनुष्य की दांत की संख्या पूछे 32। ठीक है, कितने दांत निकलते हैं, 52। दांत की संख्या पूछे, दांत की संख्या ये कितनी होती है साहब, ये 32। कंफ्यूज मत होना, ये दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना। दांत की संख्या 32, कितने बार दांत निकलते हैं, 52। ये पॉइंट क्लियर हो रखा होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, बोल दो कि सर आगे बढ़िए, आगे बढ़े। चलिए, दांत कंप्लीट आज कर लेंगे, उसके बाद क्लास अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज अपन 2 घंटा वाला क्लास नहीं लेंगे। ठीक है, इलेफेंट में देखो हो 2 दांत निकला हुआ होता है, ऐसे और ऐसे, बहुत खतरनाक दांत होता है। वो इलेफेंट को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सोचो ना, इलेफेंट लड़ेगा किसी से कैसे, किसी जानवर से इलेफेंट लड़ता है, वो जो दांत होता है वो दांत उसके शरीर में घोंप देता है। बहुत पावरफुल दांत होता है। 2 दांत सूरा निकला हुआ होता है, जिसे हम लोग टस्क बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टस्क। हाथी में दिखने वाले दांत जिसे टस्क कहते हैं, ये सिर्फ मेल एलिफेंट में पाया जाता है। बहुत कॉमन चीज। मेल और फीमेल एलिफेंट को आप देख के बता सकते हो, उसका दांत देख के बता सकते हो भाई कि ये मेल है कि फीमेल। दांतों का वह भाग जो मसूरा से बाहर दिखाई देती है उसे क्रोन बोलते हैं, और मसूरा के अंदर जो है उसे रूट बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे सर, इसे ऐसे याद रखिए,
क्राउन का मतलब होता है मुकुट। राजा लोग जो पहले मुकुट पहनते थे उसे इंग्लिश में क्राउन बोला जाता है, ठीक है। क्राउन कहने का मतलब ये जो दांत है वो आपको बाहर दिख रहा है, क्राउन है। रूट मतलब जड़, जड़ आपको दिखता नहीं है, पेड़ पौधा का जड़ आपको नहीं दिखता है, तो जड़ होता है जमीन के अंदर। तो मसूरा के अंदर जो 5 दांत का प्रेजेंट है उसे हम लोग रूट कहते हैं। आया समझ में? चलिए यहां सेल्फ डिफेंड के लिए रखते हैं। दांत की बाहरी आवरण जिसे इनेमल कहलाता है, जो शरीर की सबसे कठोर संरचना है। बता चुके हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नीट में पूछा है, बीएचयू में पूछा है, एग्रीकल्चर पूछा है, आईसीएआर पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इनेमल के कारण दांत का रंग सफेद होता है। हम पहले बताए हैं कि इनेमल के ही कारण जो आपका जो क्रिस्टल नजर आ रहा है, जो चमक रहा है दांत, वो इनेमल के कारण ही होता है। इनेमल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहा जाता है। डेंटाइन के अंदर एक नली नुमा सांची होती है जिसमें द्रव भरा होता है, उस द्रव को हम लोग पल्प कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिखा दें क्या? अच्छा देखिए, लास्ट में दिखा देंगे, अभी याद रखिएगा। ऐसे इतना ये 2-4 पॉइंट जो है, जैसे पल्प, डेंटाइन, ये आपके लेवल में कभी पूछ ही नहीं सकता, लेकिन हमने बोला 11th पूरा पढ़ाऊंगा आपको, इसीलिए स्ट्रक्चर आ गया। कोई बात नहीं, याद रखिएगा। देखिए ये बाहरी वाला जो स्ट्रक्चर है जो चमक रहा है वो इनेमल, इनेमल हटता है। देखो कभी कभी ऐसे सोचा है कि पानी पीने में झंझनाहट होता है, तो प्रचार आता है सेंसोडाइन का पेस्ट यूज कीजिए, वो सब कुछ होता नहीं, ठीक है। वो सब बस बिजनेस प्लान है, ठीक है। क्या होता है कि जो आपकी बाहरी वाला जो परत है दांत का, वो हट जाता है, ठीक है, व्हाइट वाला हट जाता है, इसी कारण झंझनाहट होता है। आप जो कुछ खाते हैं वो डायरेक्ट डेंटाइन से टच होता है। डेंटाइन सेंसरी ऑर्गन होता है, ठीक है, सेंस वाला ऑर्गन होता है, सेंसरी ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होता है, ऐसे समझिए, जिसमें द्रव भरा होता है, और डेंटाइन के अंदर जो कैविटी होता है उसे हम लोग पल्प कहते हैं। दांत जबड़े की मांसपेशिया में स्थित होती है। इस मांसपेशिया को शरीर के सबसे मजबूत मांसपेशिया माना जाता है तथा जबड़े हड्डी सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। ये जो जबड़ा वाला हड्डी है ना, ये सबसे मजबूत, ठीक है, याद रखिए। और इससे भी मजबूत हड्डी एक और है, स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी, याद है, फीमर, है ना, फीमर हड्डी, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन। स्ट्रॉन्ग के साथ साथ लंबा बोन है आपके शरीर का फीमर, जिसे जांघ की हड्डी बोला जाता है। फ्लोरीन के कमी से, देखो फ्लोरीन के कमी से जो है दांत कमजोर हो जाता है और ये टूटकर झरने लगता है, जिसे हम लोग दंत क्षय या फ्लोरोसिस नाम के बीमारी कहते हैं, ठीक है। फ्लोरीन के कमी से क्या होता है कि दांत जो है वो सड़ने लगता है, और इस बीमारी को हम लोग फ्लोरोसिस। आइए थोड़ा सा इसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं बच्चों, है ना। सलाइवरी ग्लैंड को हम लोग कर ले क्या? आइए थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड ये पढ़ा चुके हैं, थोड़ा सा थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं। तो कल जो हमारा मेन टॉपिक बचेगा वो स्टोमैच से स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्लास लंबा हो जाए तो क्या दिक्कत है, पढ़ेंगे इसे, ठीक है जी सर। फिर कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होना चाहिए। देखो बात करते हैं साहब सलाइवा ग्लैंड यानी लार ग्लैंड की। जल्दी से डिक्टेशन बस मेरा करवाना है, क्योंकि हमारा भी तो जो है यहाँ पे लेक्चर मिलता है, ठीक है। ज्यादा डीपली जाने में क्या होता है कि हम उस टॉपिक में इतना ज्यादा चल जाते हैं कि जो पहले बाद में पढ़ाने वो पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आपके पास प्रॉपर टाइम है, ये मत सोचिएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, सिलेबस टाइम से कंप्लीट होगा। स्टडी इंडिया अड्डा का ये आपसे ज्यादा जिम्मेदारी है हर एक टीचर का कि आपका सिलेबस एकदम टाइम पे कंप्लीट करवाए, ठीक है। आप एप्लीकेशन में पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे आपको पेड कोर्स लिया जा रहा है, आपसे कुछ पैसा लिया जा रहा है जिससे ये सिस्टम चले, और कुछ नहीं, ठीक है। एक मामूली सी बात करता हूं आपसे, थोड़ा सा बात करता हूं। जब पैसा की बात आया, कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि बहुत पैसा लेते हैं। अरे आप पहले क्वालिटी देखो यार, पैसा तो बहुत अलग चीज है, ठीक है। पहले क्वालिटी देखो, समझो, ठीक है। पैसा एक माध्यम है जिससे सबका चल सके, और कुछ नहीं। आपका पैसा से और कुछ यहां होने जाना नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज है, इसे समझिए। यही चीज अगर ऑफलाइन में आप जाइएगा तो 700 रुपया पर मंथ देने के लिए आप तैयार हैं,
लेकिन मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूं इतना डिटेल और इतना डीपली आपको कोई नहीं करवाएगा, ठीक है। इतना डीपली और इतना डिटेल कोई अच्छे से नहीं करवाएगा। हम पूरा सिलेबस आपको करवा रहे हैं 11th-12th का। एनसीईआरटी का किताब खोल लेना, जिसके पास एनसीईआरटी का बुक है 11th का, वो खोल कर देख सकता है कि सर ने जो पढ़ाया है वो एनसीईआरटी में है कि। तो एक लेवल पे हम लोग लेकर चल रहे हैं अपना सिस्टम को, ताकि आपका सिलेक्शन जो है, आपने जिस पर्पज से हमारा सिस्टम ज्वाइन किया है वो आपको मिल पाए, ठीक है। आपके अंदर नॉलेज हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो साहब, कि हाँ किसी के सामने हम जाएं तो कुछ बात बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस रटा हुआ चीज बोलते हैं। देखो कहीं पे रटा हुआ तोता बोलता है ना, तो समझ में आ जाएगा कि रट कर आया है। 3 इडियट्स देखो तो फिल्म, 3 इडियट्स फिल्म देखो, जिसमें वो आमिर खान के दोस्त लोग जो होता है, एक और दोस्त होता है जो रट्टू तोता होता है, उसको सारा कुछ चेंज करके भाषण रटवा के दिलवा देता है, समझे। ये चीज होता है, रटना नहीं है साहब, कॉन्सेप्ट को समझना है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, जिंदगी भर काम देगा। रट के जाइएगा 2 महीना काम देगा, 1 महीना काम देगा, वो जैसे आप रटेंगे ये आप पे निर्भर करेगा। तो लार ग्रंथि देखिए, जनरली 3 जोड़े लार ग्रंथि होते हैं, हम आपको बताए हैं। पैरोटीड, ठीक है बच्चों, नीचे जीभ और गला के किनारे, ये बता दिए। जीभ के नीचे सबलिंगुअल, ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा था वहां पे कि हिंदी में पढ़ाइए, देखो इसमें भी लिखा हुआ है ना, सबलिंगुअल को इंग्लिश में सबलिंगुअल नहीं बोलते हैं, पैरोटीड सबलिंगुअल है ना। और एक ग्रंथि और होता है जिसे सबमैंडिबल बोलते हैं। जबकि देखो लार ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे ज्यादा पैरोटीड ग्लैंड। पैरोटीड ग्लैंड कहां पे होता है? कान के पीछे होता है, ठीक है, कान के पीछे, याद रखिएगा। वो सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे ज्यादा सलाइवा का सिक्रेशन वहीं से होता है। उसके बाद सबलिंगुअल यानी जीभ के नीचे, उसे हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। एक और होता है, यहाँ पे शायद नाम नहीं दिया हुआ है, हम लिख देते हैं, है ना, सबमैंडिबुलर। मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर के साथ साथ इसे दूसरा नाम और बोलते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, अभी बताए हैं, जल्दी से राइट आंसर आना चाहिए। सब मैग्जिलरी, चलो एक बच्चा तो बोल दिया कम से कम, ठीक है, आया समझ में? जी सर, बिल्कुल सही, ये आ गया समझ में यहां तक। लार ग्रंथि के द्वारा द्रव का स्राव होता है, जिसका पीएच हम बताए थे अप्रॉक्स 6.7 होता है, यहाँ पे 6.6 चल सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। सलाइवा में लार में मौजूद पैटेलिन एंजाइम होता है, जिसमें अल्फा एमाइलेज भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का पाचन समूह जो है वो शुरू हो जाता है। देखो पाचन का समूह जो है बच्चों, वो कहां से शुरू हो जाता है? मुख से शुरू होता है, ठीक है। कभी कभी पैरोटीड ग्लैंड में विषाणु से संक्रमण हो जाता है, जिससे लार ग्रंथि में सूजन आ जाता है, जिसे हम बीमारी बोलते हैं मम्स नाम की बीमारी बोलते हैं, जिसमें छींक आती है, खांसी आती है ना, बहुत कस के। मम्स होता है जनरली बच्चा में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मम्स क्या होता है? जो पैरोटीड ग्लैंड है, जहां से सलाइवा का सेक्रेशन आ रहा है, वहां पे इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी कारण जो है वो बीमारियां पैदा होती है, जिसे हम लोग मम्स बोलते हैं। ये विषाणु का संक्रमण है, याद रखिएगा। मम्स बीमारी है वो किस चीज का संक्रमण से होता है? विषाणु के संक्रमण से होता है। हर एक पॉइंट्स ये जो पीडीएफ में लिखा हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो अलग चीज है वो हम आपको समझा दिए, ठीक है। चलिए आगे बात करिए, आगे बात करें। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है दिक्कत यहां तक? अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब बताओ थोड़ा स्लो चलना है कि सर जैसे चल रहे हैं वो बिल्कुल सही चल रहे हैं? जल्दी से बता दो तुम लोग, है ना, कि सर चल रहे हैं, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो यही स्पीड रखिए, ठीक है। इससे अगर स्लो भी बोलोगे तो स्लो भी बोलेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे जैसे पढ़ाना हम वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। एक बच्चा पूछ रहा है सर कि कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ठीक है, और लिख लो, ये कौन सा बड़ी बात है, एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होता है। चलो कोई बात नहीं, लिख देते हैं कहां पे एंटीबॉडी का बात आया, लो यहीं पे लिख लो ना। सलाइवा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो आईजीए होता है, ठीक है।
इसीलिए एक चीज आपको हम बता देते हैं कि अगर कहीं कट छट जाता है तो वहां पे आप अपना थूक जो आपका लार जो होता है आप उसको लगा सकते हैं, तो एक तरह से ये डिटॉल का काम कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग तो हैं भाई कि हमारे पास डिटॉल है, एंटीसेप्टिक का बहुत सारा माध्यम है। जानवर उनवर के देखो, जानवर के किसी का कट उठ जाता है उसको कौन ठीक करता है, बेचारा खुद से अपना लार लगा लगा कर जीभ से चाट चाट कर जख्म को ठीक कर लेता है। ठीक है, तो ये हम लोग में भी होता है, लेकिन हम लोग में थोड़ा सा कम मात्रा में आईजी होता है, उन लोग में ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? ये भी याद रखना कि सलाइवा जो है, देखो थोड़ा सा सलाइवा में आ ही गए, भेल और फ्रॉग में नहीं प्रेजेंट होता है। कितना देखो, बायोलॉजी जितना डीपली लेकर चलोगे हम उतना चल जाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी और फ्रॉग में सलाइवा जो है नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और कुछ पढ़ना है तो बताओ, कैसा है एक बार बता देना। और सर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है वो बता देना। ठीक है, कि सर स्पीड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही रखिए, कि और कुछ स्पीड आपको रखना है तो बता दो कि स्पीड सर और बढ़ाइए। ठीक है, अगर बढ़ाना है तो बोलो, हम बढ़ाएंगे, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, एकदम मस्त तरीका से स्पीड और बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू मच। और जो होमवर्क आपको दिया गया है उस होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो कल आते के साथ हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, कल आते के साथ हम क्या स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग स्टोमैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टंग जो है वो आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, टंग पढ़ लीजिएगा। ऐसे लाइए हम डिटेक्ट करवा देते हैं। टंग क्या है? जीभ के ऊपरी सतह पर छोटी ग्रंथि पाई जाती है जिसे टेस्ट बड कहते हैं, हम बता दिए हैं। टेस्ट बड द्वारा भोजन में मौजूद स्वाद पर जो है टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। कितना होता है नंबर में? 8000 से 10,000 होता है। आप जो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये क्यों होता है? इसमें स्नायु का संबंधित, ठीक है, इसमें जो है न्यूरल मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, ये बात आगे करेंगे। किसी भी प्रकार का स्वाद के लिए जीभ जो है वो उत्तरदायी है। टेस्ट बड कुल 4 प्रकार के होता है। ठीक है बच्चों, सेंसरी मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन कहने का मतलब स्मेल वाला हो गया, नोज हो गया, आई हो गया, ये सब सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, यानी ऐसे थोड़ी देखो, कोई चीज जैसे खाना बन रहा है, घर पे जैसे जाते हो, अरे ये चीज आज बना है, कैसे वो पता चल गया? ये जो नाक है वो चीज उस धमक को सेंस किया, सेंस करने के बाद वो ब्रेन के पास सिग्नल भेजा, वही आपको लिखा हुआ है स्नायु संबंधित प्रक्रिया, इसी को बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। अलग अलग हिस्सा में मौजूद टेस्ट बड, देखो कुछ कुछ बात ये हम कल करने वाले थे लेकिन कर देते हैं। मीठा सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको आपको मीठा ऑब्जॉर्व करेगा, यानी मीठा खाइएगा तो कहां से पता चलेगा ब्रेन को? जीभ का अगला भाग से। खट्टा और नमकीन जो है वो पता चलता है बीच वाला हिस्सा से, जो बीच वाला हिस्सा है वहां से खट्टा और नमकीन पता चलता है, और पीछे वाला हिस्सा से तीखा जो है, तीता जो है, जो करवाहट फील होता है। मिठाई देखो हो, मिठाई कस के लगता है तो पूरा ये सब जलने लगता है, पीछे वाला हिस्सा है ना, मिर्ची खाते हो तो। उसके बाद कान में भी जाता है सिग्नल, ब्रेन में तो जाता ही है, ज्यादा तीता खा लिए तो कान से भी आग निकलने लगता है। तो ये सब सेंसरी ऑर्गन का कमाल है, आगे बात होगा। ठीक है, जिस भाग मध्य भाग में किसी प्रकार का स्वाद नहीं लगने की क्षमता होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ये टेस्टलेस है। जीभ के पीछे वाले भाग में टॉन्सिल होता है, ये कल बात हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे टॉन्सिल होता है, टॉन्सिल कहा जाता है। टॉन्सिल के द्वारा लिम्फोसाइट का निर्माण किया जाता है जो रोगाणुओं को नष्ट करता है। लिम्फोसाइट क्या है? जनरली ये हम लोग लिम्फोसाइट आगे पढ़ेंगे, ब्लड सर्कुलेशन में लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी याद रखिए कि लिम्फोसाइट जो है वो रोग वगैरह जो होता है उसको नष्ट करता है, ये ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, WC का पार्ट लिम्फोसाइट हो गया, मोनोसाइट हो गया। कभी कभी टॉन्सिल में जीवाणु का संक्रमण हो जाता है जिसके कारण टॉन्सिल स्वनि सूजन आ जाता है, तो इसीलिए टॉन्सिलिटिस नामक रोग कहते हैं। 2 बीमारी अभी हम आपको बताएं। ठीक है बच्चों, क्या बताएं? 2 बीमारी हम आपको अभी समझाएं। पहला बीमारी मम्स,
मम्प्स क्यों होता है? पैरोटीड ग्रंथि जो है वो काम नहीं करता, इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे, विषाणु का इन्फेक्शन। एक बीमारी और है जिसे हम लोग टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिल में इन्फेक्शन, यहां पे टॉन्सिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, टॉन्सिल में प्रेजेंट होता है। जैसे जब कभी सर्दी जुकाम आपको होता है तो आपको डॉक्टर बोलते होंगे या फिर कहीं मेडिकल उडिकल में जाते होंगे, वो बोलते हैं इस बच्चा का टॉन्सिल बढ़ गया है, इसको गर्म पानी पीने के लिए कहिए। टॉन्सिल बढ़ता नहीं है, टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाता है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाता है, फूल जाता है। तो आप जब गर्म पानी पीजिएगा तो वो फूला हुआ चीज जो है वो धीरे धीरे सुखरेगा। जैसे कहीं भी आपको स्वेलिंग आ जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं इसको गर्म पानी से सेकिए, ठीक है। तो यही चीज है। चलिए, तो आज हमारा जो है वो क्या कंप्लीट हुआ? आज हमारा कंप्लीट हो गया कि जो हमने खाना खाया। आइए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। खाना खाएं और खाना खाने के बाद मुंह वाला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा कंप्लीट कर लिए। अगला जो है वो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का क्लास में, यानी कल नहीं परसों वाला क्लास में, कि जब खाना खाएं तो खाना खाने के बाद यहां से जो फूड के पाइप स्टार्ट होता है ओसोफेगस, यहां से पेट। कल हम लोग अगला क्लास छोटी आंत तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा स्टडी इंडिया अड्डा ऐप पे, सभी को पढ़कर आना है। और जो नए बच्चे हैं जो चाहते हैं कि बाकी में माँ बाप का नाम रोशन करना, अपना माँ बाप का नाम से ज्यादा जरूरी है आज के डेट में अपना जीवन को सिक्योर करना, अपने पैर पे खड़ी होना, ठीक है। अपने पैर पे आप खड़ी हो गए हैं तो आपके माँ बाप का नाम रोशन हो जाए। मेरा कहने का मतलब आप कुछ कमाने लगिएगा, ऐसा नहीं है कि कमाने बोल रहे हैं तो सर हम दिल्ली चल गए और काम करें, नहीं। एक समाज में जो चीज है ना, नौकरी लेना या फिर अपना कुछ काम करना जो एक समाज के लिए अच्छा है, वो चीज मैं बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसे कोई काम खराब नहीं है, सारा काम अपनी जगह पे अच्छा है। मतलब ये कहने का मतलब जो जितना पढ़ेगा उसको उतना ही हासिल होता है, ठीक है। तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास साधन है, आपके पापा आपको मोबाइल दिलवाए हैं, फैमिली आपको मोबाइल दिलवा रखे हैं, नेट रिचार्ज करवा रहे हैं, तो क्यों ना सर हम पढ़ाई करके अपना लाइफ को बनाएं और अपना लाइफ बनाकर माँ बाप का नाम को रोशन करें, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय। पढ़ाई करते रहिए और सभी लोग स्टडी इंडिया अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ओके बाय। चलिए बच्चों, धन्यवाद, गुड नाइट।